यस बेटा, आज की क्लास आपके सामने 9th क्लास के एक चैप्टर से शुरू करेंगे। और इस चैप्टर, चूँकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए इस चैप्टर को प्रोजेक्टर के माध्यम से आप सभी लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल ना हो तो बिना बुक्स के भी आप लोग पढ़ सकते हो। यस, चैप्टर का नाम है क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव शुद्ध हैं। इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो को पुश करके देख करके आप लोग सभी 9th क्लास के बच्चे नोट्स क्रिएट कर लेंगे। इस चैप्टर में आप सभी लोग पढ़ेंगे क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव जो हैं क्या वो शुद्ध द्रव्य होते हैं। तो द्रव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव शुद्ध हैं, पाठ 2। तो इसके लिए पहले बात करते हैं परिचय। तो परिचय के लिए बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो उसके लिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन क्या है बच्चे? वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गई? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वे पदार्थ जो कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, वे सभी शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक। तो तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है? देखिए, हमारे चारों ओर सभी पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं, और हम कहेंगे कि रसायन विज्ञान में कहा गया पदार्थ शुद्ध, कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता है। सभी पदार्थ कैसे होते हैं? किसी ना किसी के साथ मिले होते हैं। जैसे कि आप दूध का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जो फैट होता है किस अवस्था में पाया जाता है? फैट पाया जाता है ड्रॉप्स के रूप में जो घुला होता है पानी में, और इसी में प्रोटीन होता है, इसी में जल होता है, तो कुछ लवण होते हैं। तो इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि शुद्ध दूध होता है, दूध शुद्ध नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वास्तव में कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें अन्य पदार्थ मिले होते हैं, इसलिए शुद्ध नहीं कह सकते हैं। बात करते हैं तत्व तथा यौगिक। तत्व तथा यौगिक, हमारे चारों ओर सभी पदार्थ शुद्ध नहीं हैं। हमारे चारों ओर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक पाया जाता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा पाया जाता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन आपको बताया है, जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तो इन कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। अतः एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से बने पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कॉपर जो है, जिसका सूत्र क्या होता है? Cu होता है। कॉपर का फार्मूला क्या होता है बेटा? Cu होता है। तो कॉपर तत्व केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार कह सकते हैं आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, तो लोहा भी अगर शुद्ध है, अर्थात उसमें अन्य अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, तो वो हम कहते हैं उसको शुद्ध धातु। इस प्रकार अगर हम जल के लिए मान लें तो जल में क्या पाया जाता है? अनेक चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये सभी कैसे पाए जाते हैं? ये सभी यौगिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनको कहते हैं यौगिक शुद्ध पदार्थ। कौन कौन से होते हैं? सोना, चांदी, कॉपर, मरकरी, सल्फर, कार्बन, ब्रोमीन, ये सभी पदार्थ कैसे होते हैं? शुद्ध यौगिक होते हैं। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ के विषय में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब अशुद्ध पदार्थ क्या होता है?
मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और जब ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं तो यह मिश्रित अवस्था होती है और यह दो प्रकार की होती है बेटा। जैसे आप शरबत, चीनी का शरबत बना रहे हो तो चीनी का शरबत बना रहे हो, अभी आपको एग्जाम्पल दिया है दूध का, तो मिश्रण जो दूध का एग्जाम्पल दिया इसमें आपको पता है दूध एक अशुद्ध मिश्रण होता है पदार्थ का और इसमें एक से अधिक कण पाए जाते हैं कि एक से अधिक चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे वसा, जल, प्रोटीन, ठीक है ना, ये सब मिले होते हैं। इसके अलावा पदार्थ जो होते हैं अशुद्ध मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है सममांगी और दूसरा होता है विषमांगी। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, एक कैसा होता है मिश्रण सममांगी और एक कैसा होता है विषमांगी। अब दोनों का एग्जाम्पल जाने। सममांगी का तात्पर्य क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें जो विलायक होता है और जो विलेय होता है वो समान अवस्था में पाया जाता है, अर्थात वो आपस में मिश्रणीय हो। तो आप समझेंगे विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं बेटा। विलायक का तात्पर्य होता है ऐसे पदार्थ जो घुले हुए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, पानी में हमने क्या घोल दिया? नमक घोल दिया। तो अगर दोनों के बारे में जाने तो विलायक और विलेय को कंफर्म कर लेंगे बेटा। यहाँ पर जो जल होता है, जल एक प्रकार का विलायक है और जिसमें कौन घुला हुआ है? नमक घुला हुआ है। अगर दोनों की बात करें बेटा तो विलायक और विलेय के मिलने से ही किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। और जब दोनों आपस में कैसे हों? घुल जाएं, मिल जाएं, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं सममांगी मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। जैसे हमने सममांगी के एग्जाम्पल आपको बताया, शरबत बना लीजिए, दूध हो गया, दूध कैसा है? सममांगी, सब एक दूसरे से मिले हुए घुले हुए अवस्था में पाए जाते हैं, वे सभी सममांगी हैं। जैसे नमक को हमने क्या घोल लिया? पानी में, तो नमक को पानी में घोलेंगे तो नमक पानी में क्या हो जाता है? मिल जाता है, अर्थात पानी के अणुओं के मध्य में कौन चला जाता है? मिल जाता है नमक के अणु, तो जिससे एक दूसरे से लगता है कि अलग अलग नहीं हैं, दोनों मिले हुए हैं। दूसरी बात करते हैं विषमांगी। तो विषमांगी के बारे में बात करें तो विषमांगी में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल डेली लाइफ का ले लो। जैसे हम कहें बालू को पानी में घोल दो, क्या आप बालू को पानी में घोल सकते हैं? शायद नहीं घोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बालू और पानी दोनों मिश्रणीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो सममांगी का अर्थ क्या होता है? सममांगी का अर्थ होता है जब विलेय और विलायक, विलेय कौन? जो घुल रहा है, और विलायक कौन? जिसमें घुल रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं सममांगी मिश्रण। बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। फिर उसके बाद करते हैं विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हमने आपको दिया है कि विषमांगी कौन होते हैं? वे पदार्थ जो पूर्णतः विलायक में घुलते नहीं हैं, अमिश्रणीय रहते हैं, उन सभी पदार्थों को, मिश्रणों को क्या कहते हैं? विषमांगी। ये देख लीजिए, यहाँ से पढ़ते रहिए। जैसे पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, तेल तथा पानी को आपस में मिलाइए, क्या वो मिलते हैं? शायद नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। सममांगी को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर और विषमांगी को कहते हैं बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर में यानी सममांगी मिश्रण में क्या होता है? इनके प्रत्येक अवयव के संगठन तथा गुण समान होते हैं, यानी समान गुण के होते हैं, इसीलिए एक दूसरे में क्या पाए होते हैं? घुल जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? अलग अलग इनके गुण पाए जाते हैं। इनमें उपस्थित अवयवों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है, अलग अलग। जैसे आप क्या कर लें, नमक को पानी में घोल लीजिए, तो नमक को पानी में घोलने के बाद क्या नमक पानी से अलग अलग दिखता है? अगर बाहर से देखो शायद नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता, और इनको पृथक रूप से देखा जा सकता है। जैसे रेत है, लोहे के कण हैं इत्यादि, अगर पानी में घोल रहे तो आपको देखते होंगे वो नीचे बैठ जाता है पानी के बॉटम में। अब बात करते हैं
पदार्थ के विषय में बात करते हैं। पदार्थ कितने होते हैं? तो पदार्थ का तात्पर्य होता है, अभी आपने पढ़ा, एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ 3 होते हैं बेटा, ठोस, द्रव्य और गैस। अब बात करते हैं, ठोस, द्रव्य या गैस जो होते हैं वो 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहली अवस्था होती है जिसको क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। कौन सी पदार्थ? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है वो कहलाता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है तत्व और दूसरा कहलाता है यौगिक। तत्व क्या होता है? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यानी अभी आपको शुद्ध पदार्थ बताया था, तो शुद्ध पदार्थ क्या है? जैसे कॉपर एक शुद्ध पदार्थ है, उसको चाहो कि दूसरे पदार्थों में तोड़ लो हम, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते हैं, लोहे को तोड़ नहीं सकते हैं, हाइड्रोजन, पारा, तो ये सभी कैसे हैं? तत्व हैं। इसके बाद तत्वों के मिलने से किसका निर्माण होता है? यौगिकों का। अर्थात अगर तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का। तो इसके लिए क्या है, इन्हें जो है रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। अब जैसे कि बात करें नमक, जैसे चीनी या नमक की बात करो, तो चीनी या नमक के बारे में बात करो या जल के बारे में बात करो, तो जल बनता है बेटा हाइड्रोजन आयन और OH के मिलने से बनता है। मेथेन बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला मेथेन का होता है CH4। तो CH4 में आप देखेंगे एक कार्बन मालिक्यूल होता है और 4 हाइड्रोजन मालिक्यूल होते हैं, जिससे मेथेन का निर्माण होता है। अर्थात अगर हम इसको तोड़ें तो इसको जो है किसी ना किसी तरीके से तोड़ सकते हैं, चाहे वो वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया कराएं या रासायनिक क्रिया कराएं। अगली बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण बेटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है समान संगठन, और दूसरा होता है विषमांगी, जिसको कहते हैं असमान संगठन। समान असमान, समांगी अभी बताया है, जब समान प्रकार के अणु आपस में मिलते हैं तो समांगी। जैसे हम लोग कोहरे की बात करें, कोहरा, तो कोहरे में कई चीज़ें मिली होती, धूल मिट्टी के कण होता है, ठीक है ना, बर्फ़ के मालिक्यूल होते हैं, गैसें होती हैं। तो ये कैसा हुआ बेटा? एक प्रकार का समांगी गैसी मिश्रण हुआ। अब विषमांगी के बारे में आपने अभी पढ़ा था। अब बात करते हैं विलयन के बारे में। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो अगर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, विलयन क्या होता है, तो विलयन जाने। अभी इसके बारे में बताया था कि जब 2 विलयन का निर्माण किससे होता है मेरे बच्चे? विलयन का निर्माण होता है जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। इसको एग्जाम्पल में ले लें, यदि हम चीनी को घोल रहे हैं पानी में, तो चीनी किस में घुल रही है? पहले ये क्वेश्चन माइंड में रखिए, चीनी किस में घुल रही है? तो जिसमें घुल रही है वही होता है विलायक, और जो घुल रहा है वही होता है विलेय। अर्थात चीनी विलेय है और विलायक क्या है? जल। अब बात करते हैं इन दोनों के मिलने से क्या निर्माण होता है? विलयन का। अब विलयन कैसे होंगे? तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी द्रव अवस्था में हो सकता है द्रव अवस्था में हो सकता है गैसीय अवस्था में हो, या कैसा हो? ठोस अवस्था में हो। तो अभी गैसीय अवस्था का एग्जाम्पल हमने दिया था कि जो कोहरा होता है या वायुमंडल में पाए जाने वाले जो वायु होती है, वह जो है कई गैसों के मिलने से बनती है। तो बात करते हैं, यह भी 3 अवस्था में पाया जाता है विलयन। पहला अवस्था होता है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था का विलयन कैसा होता है? जैसे कि चीनी को हमने पानी में घोल लिया, लिक्विड अवस्था में विलयन प्राप्त हुआ, ये द्रव हो गया। दूसरा गैसीय विलयन की बात करें, जैसे कई गैसें आपस में एक साथ मिली हो तो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, गैसीय विलयन। ठोस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ठोस पदार्थ समांगी विलयन बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक ठोस मिलकर समांगी विलयन बनाते हैं। ठोस मिलेंगे तो बेटा आपको पता है वो ठोसी अवस्था में रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप क्या करें, नमक और चीनी दोनों को, चीनी पिसी हुई चीनी को नमक में घोल लीजिए और घोल करके मिक्स कर दीजिए। क्या आप चीनी और उसमें फ़र्क पता कर पाएंगे? शायद नमक और चीनी में फ़र्क नहीं पता कर पाएंगे। तो ये दोनों कैसी अवस्था में है बेटा? ठोस अवस्था में। जैसे कि बात करें पीतल और जिंक और ये सब होता है,
तो इसमें क्या होता है, पीतल में कितने % क्या होता है, जो पीतल आप लोग देखते हो उसमें 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। तो 70% जो है कॉपर और 30% जिंक के मिलने से किसका निर्माण होता है, पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल कैसा होता है, आपको लगता होगा पीतल प्योर है, पीतल प्योर नहीं होता है, बिकॉज 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है विलयन को मिश्रण मानते हैं, क्या विलयन को आप मिश्रण मानते हैं, तो इसका कारण क्या है, बिल्कुल मानते हैं। जो विलयन भी है वो भी तो कई पदार्थों से मिल करके मिला हुआ है और मिलने से बना है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, मिश्रण मानेंगे। बोलो आ रहा बात समझ में। आप बात करते हैं, अगला है विलायक और विलेय, जो अभी कुछ देर पहले हमने क्लियर कर दिया। अब विलयन की विशेषता कैसी होती है, विलयन 2 प्रकार का होता है। पहला विशेषता इसकी क्वालिटी के बारे में, पहला तो समांगी विलयन होगा, क्योंकि ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है और द्रव अवस्था में पाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये घुला हुआ होगा। बोलो आ रहा। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं, तो विलयन की इसमें क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता अगर विलयन है, और इसमें क्या करें, अगर हम लाइट को डालें तो लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। बच्चे बात समझ में आ रही। विलयन को छानकर विलेय तथा विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है। अब शरबत बनाते हैं और शरबत का विलयन है, आपसे कहा जाए बेटा छान करके शरबत के विलयन से चीनी और पानी को अलग कर दो, शायद आपका आंसर होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस मेथड के द्वारा चीनी और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं विलयन के कणों को जो है नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। अभी बताया है कि बाहर से हम इसको देख नहीं सकते हैं, क्या घुला क्या नहीं, आपको सॉल्यूशन ही आपको दिखेगा। बात करते हैं विलयन कैसे होते हैं, स्थायी। इसे काफ़ी समय तक अगर हम क्या कर लें, चाय बना लें, तो चाय बनाने पर क्या होगा, चाय भी तो विलयन है, इसमें भी दूध, पानी, चाय की पत्ती और जो भी डालते हैं मटेरियल वो सब आपस में घुला हुआ है। जब आपस में घुला है तो चाय बन गई। अब चाय को आप क्या कर लें, प्रिजर्व करके रख लें। बोलो आ रहा कि नहीं बात समझ में। तो ये कैसा हुआ, इसे स्थायी होता है, काफ़ी समय तक जो है इसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं सांद्रता, यानी किसी भी पदार्थ की सांद्रता कैसे निकालेंगे। तो सांद्रता निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके। तो सांद्रता का मतलब होता है, पहला आता है पॉइंट द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है समझें। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कोई 100 ग्राम विलयन है, मान लीजिए 100 ग्राम चीनी का विलयन है, तो में उपस्थित किसी विलेय पदार्थों की ग्राम में संख्या उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी कि अगर 100 ग्राम हमने कोई चीनी का शरबत बनाया, उसमें कितने ग्राम चीनी घुली हुई है पानी के अंदर, मतलब विलयन टोटल 100 ml का बन रहा है या 100 ग्राम का बन रहा है, और 100 ग्राम में कितने ग्राम चीनी घोली गई, तो कितने ग्राम चीनी घोली गई बटे उस टोटल विलयन कितना है गुणे 100। अगर इसको कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। शायद समझ में आ रही, फिर से समझ लीजिए कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ की ग्रामों में संख्या उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का तात्पर्य होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी कितना आप घोले हो, कितने ग्राम जो है चीनी घोले हो, ये विलेय हो गया, और कुल घुल करके कितना बना हुआ है वो विलयन का द्रव्यमान हो गया। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है क्या बेटा, प्रतिशत निकालना। जब प्रतिशतता की बात करें तो प्रतिशतता के लिए 100 अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं अगले इसके क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है इसका कि एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखते रहिएगा। फिर एक दिन के वीडियो में जितने भी NCERT के क्वेश्चंस पीछे हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी देखते चलिए। जैसे कह रहा 3.5 ग्राम यानी 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताया है कि 3.5 ग्राम क्या है चीनी और कितने ग्राम पानी है 46.5। ये दोनों घुलेंगे तो चीनी का शरबत बनाएगा। तो समझ लो विलेय पदार्थ कौन है, चीनी, और विलायक कौन है बेटा, जल। अगर चीनी विलायक का देखिए 46.5 है और विलेय चीनी कितना है 33.5 ग्राम है। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो तभी ये दोनों मिलेंगे, तभी तो विलयन बेटा बनाएंगे।
तो विलयन बनाएंगे तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अर्थात विलेय और विलायक के मात्रा को हम क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पर आंसर आता है 50। फार्मूला लगा लेंगे, विलेय का द्रव्यमान इज इक्वल टू परसेंटेज विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है मेरे लाल, 3.5 है, ठीक है ना, अपान 50 इंटू 100 कर लेंगे तो 7% आंसर प्राप्त होगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान पूछ लिया जाए या विलयन का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या दिया जाता है, प्रतिशत दिया जाता है। पहला तो नॉर्मल क्वेश्चन है, दूसरा भी नॉर्मल है। अगर इसको देखें तो कह रहा है कॉपर सल्फेट का 250 ग्राम विलयन, ये डायरेक्ट विलयन की बात कर रहा है कि विलयन दे दिया, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है। कह रहा कितने ही मात्रा में कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी अगर 250 ml बनाया जाए, और यदि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है बेटा, 5% है। यदि 5% द्रव्यमान प्रतिशत है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम करें बात तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान ये है, इसकी जगह 5 रख दिया, 5 रख दिया। विलेय का द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना है, विलयन का द्रव्यमान 250 ml दिया है, ग्राम में दिया है सॉरी, इसको इंटू 100 कर लेंगे। जब इसको इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 5 इंटू 250 आ जाएगा और 100 नीचे चले जाएंगे। 0 से 0 उड़ गया, 5 एकम 5 दूना 10 और 10 हुआ, और 10 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आएगा, 25 को आधा करेंगे तो 12.5 ग्राम इस तरीके से आपका द्रव्यमान निकल आएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कौन सा, कह रहा है 1000 ग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कितनी होगी। तो कितने ग्राम बना रहा विलयन, 1000 ग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा की गणना करना है। तो ऐसे कंडीशन में और प्रतिशत दिया है तो सेम पिछले की तरीके से क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, 10% दिया है। पिछले क्वेश्चन में कितना दिया था, 5% दिया था। अब दोनों की बात समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चन बेटा नॉर्मल सेम वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो लास्ट मेथड को अप्लाई किया गया, अर्थात 1000 ग्राम विलयन बनाने के लिए जल की मात्रा की गणना करना है। तो जल की मात्रा क्या है, बोलो, जल की मात्रा की गणना कीजिए। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, तो विलयन कितना बन रहा है, कुल विलयन 1000 बन रहा है, प्रतिशत कितना है 10। तो कितना घोलेंगे विलेय, तो 10 बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे 1000 गुणे 100। तो काट देंगे, 0 से 0 गया, बचेगा 10, तो 10 गुणे, चाहे ऐसे काट लीजिए चाहे जैसे भी कैलकुलेशन करेंगे, 100 ग्राम आएगा। अब बात करते हैं विलयन का द्रव्यमान क्या है। तो विलयन का द्रव्यमान आप क्या निकालते हो, विलेय और विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का। अगर हमें पता है विलायक का द्रव्यमान विलायक का पता है, तो जो विलेय का पता है, विलयन का पता है, तो हमें विलायक का निकालना है, निकाल सकते हो, माइनस कर लेंगे तो 1000 में से 100 घटा देंगे, 900 ग्राम आ जाएगा। फिर बात करते हैं, ये पहले टाइप का द्रव्यमान प्रतिशत वाला था। अब बात करते हैं द्रव्यमान आयतन के पदों में सांद्रता। अब इसका फार्मूला थोड़ा देख लीजिए, वेट अपान वॉल्यूम के विषय में, यानी द्रव्यमान और वॉल्यूम के प्रतिशत के विषय में बात करते हैं। सबका जो है लगाने का तरीका वही है कि 100 ग्राम में कितना घुलता है वही उसकी जो सांद्रता होगी वही कहलाएगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुणे आयतन, चूँकि आयतन के पद में कर रहे हो इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, आयतन होगा, इंटू 100। अब यहाँ पर वैसे ही लगाते चले जाओगे जैसे पीछे दिए गए हैं। इसी तरीके से आयतन वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी आप लोग लगाएंगे कॉपी पे, सभी लोग कॉपी पे सारे न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे सारे न्यूमेरिकल इसी तरीके से हैं, तो इसमें क्या है, 50 ml एथेनॉल का विलयन है तो 50 है, ये 150 है। पहले क्वेश्चन की तरह दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में 50 बटे 200 गुणे 100 25% निकल आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन से हैं, शायद सभी ये पॉइंट आप लोग कर लेंगे। वीडियो को पुश करिएगा और देख लीजिएगा। फिर आप बात करते हैं आपको HW वर्क के लिए, इट्स अ बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ से 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, 9 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा।
और 9 क्वेश्चनों के साथ इनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो आप सभी लोग इनके उत्तर जो है निकालिएगा, कॉपी पे नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता है इसको कमेंट्स बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर डाल करके आप हमें कमेंट करेंगे। यदि कमेंट करेंगे तो इसको हम लोग बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे, जिससे कोई समस्या विशेष नहीं होगी। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमें करने हैं। बात करते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संतृप्त विलयन का तात्पर्य होता है यदि कोई विलयन है, जैसे कि घर में माता जी क्या करती हैं, घर में माता जी क्या करती हैं बेटा, घर में माता जी जब मिठाई बनाती हैं तो मान लीजिए मिठाई बनाने के लिए चाशनी बनाती हैं, तब उसी एग्जाम्पल को आप लोग दिमाग में रखिए। माता जी जब चाशनी बनाती हैं तो आप लोग देखते होंगे कि पानी थोड़े पानी में चीनी डालती हैं और चीनी डालने के बाद में गर्म करती हैं और गर्म करते करते जो है चाशनी बन जाता है। अब चाशनी बनता है तो कहोगे सर आप ये कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि सारा रहस्य टाइप्स कितने हैं उन पूरे का रहस्य इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, कहाँ छुपा हुआ है, इसी में। तो संतृप्त विलयन का तात्पर्य क्या होता है, संतृप्त विलयन का तात्पर्य होता है कि संतृप्त विलयन में जैसे चीनी को पानी में डालते हैं, चीनी को जैसे ही पानी में डालेंगे तो कंडीशन क्या होगी बेटा, लगातार पानी में डालते रहते हैं, कंडीशन ये होगी कि जो चीनी होगी वो पानी के साथ मिक्स होगा और लगातार मिक्स होता है। और माता जी क्या करते हैं, माता जी उसको बनाती रहती हैं। एक चाशनी बन गई और चाशनी बनने के बाद में फिर चीनी उसमें ऐड कर दिया गया और चीनी ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी के जो कण होंगे वो चाशनी में घुलना बंद हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि चीनी चाशनी में घुलना बंद हो जाए तो इसका मतलब होता है विलयन कैसा हुआ, संतृप्त विलयन हुआ। यानी अब उसे किसी विलायक की आवश्यकता नहीं, उसके पास ऐसा स्पेस नहीं कि वो विलायक को घोल सके। तो दोनों कंडीशन में आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहला संतृप्त क्या होता है, जब विलेय विलायक में घुलना बंद हो जाए तो इसे कहते हैं संतृप्त, और घुलती रहे तो उसे कहेंगे असंतृप्त। दोनों कंडीशन क्लियर हैं बेटा। संतृप्त का अर्थ क्या होता है, संतृप्त का अर्थ होता है जब विलेय विलायक में घुलना बंद हो जाए तो उसे कहते हैं संतृप्त, और असंतृप्त का मतलब होता है जब घुल रहा है। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि लगातार चीनी के जलीय विलयन में तापमान में परिवर्तन किए बिना अधिक चीनी को घोल सकते हैं, जैसे शरबत बना रहे हैं। यह विलयन कैसा कहलाता है, असंतृप्त। यानी शरबत बनाने की क्रिया कैसी है बेटा, असंतृप्त है। दूसरे के बारे में बात करें तो अब वो असंतृप्त विलयन है, और संतृप्त क्या है, यदि ताप बढ़ाएं चीनी को घोलें तो घोलते घोलते ऐसी कंडीशन आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा, तो वो कंडीशन कहलाती है संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए, यदि कोई, यहाँ देखिए, ऐसा विलयन जिसमें किसी विशेष ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि चीनी को लगातार चाशनी में घोल रहे हैं, ऐसी स्थिति आएगी कि चाशनी में चीनी घुलना बंद हो जाएगा, अर्थात चीनी नीचे बीकर में बैठना प्रारंभ हो जाएगी। बोलो आया। अब बात करते हैं विलेयता। विलेयता सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि विलेयता क्या होती है। तो किसी निश्चित ताप, कोई एक निश्चित टेम्परेचर होता है, किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है। संतृप्त विलयन बता चुके हैं, यानी घुलने की क्षमता
को ही हम क्या कहते हैं, विलेयता। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेय को विलायक में घुलने की जो क्षमता होती है एक निश्चित तापमान पर, वही कहलाता है आपकी विलेयता। कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा। आप सिंपल एग्जाम्पल यूज़ करें जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को ही तो स्टडी कर रहे हैं। अब देखें, विलेयता में पहला बात करते हैं, द्रव में ठोस जो विलेय होता है कैसा है, ठोस की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ आया कि द्रव में विलेय की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है, यानी दाब को परिवर्तित करते रहेंगे तब भी ये नहीं बदलेगी। दूसरा है द्रव में गैस की विलेयता। अभी हम लोग क्या कह रहे थे, द्रव में ठोस की, अब किसको, गैस को घोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ताप बढ़ाने पर घटती, यानी ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विलेयता घटेगी। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि घर में एक्वेरियम है और मछली को पाल रखा है या कछुए को पाल रखा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पानी सामान्य है, मछली या कछुआ जो भी होगा एक्वेरियम में सरवाइव करेगा। बट इन केस अगर हम पानी कैसा डाल दें, उसमें बॉयल पानी डाल दें, तो बॉयल पानी के कारण चूँकि मछलियाँ क्या करती हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं बेटा, मछलियाँ ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, मछलियाँ ऑक्सीजन लेती हैं जल के द्वारा, और जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं गिल्स के द्वारा। यदि ऑक्सीजन पानी में ना घुली हो तो क्या मछलियाँ सरवाइव करेंगी, शायद आंसर होगा नहीं कर पाएंगी। यदि हम क्या करें, पानी को बॉयल कर दें, और बॉयल करने की स्थिति में अब हम क्या करें, एक्वेरियम में बॉयल पानी भरें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद मछलियां स्वतः मरना प्रारंभ हो जाएंगी। कारण क्या है, कारण जानने के लिए आप ये जानिए कि बॉयल करने की वजह से जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई थी वह ऑक्सीजन निकल जाती है, और निकलने की वजह से द्रव में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस स्थिति में श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, और जो भी जलीय जंतु होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी इस लाइन का, कि द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती, यानी द्रव में जो गैस घुली है यदि उसका विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए, पानी का ताप बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जो भी गैस घुली है घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी, बोलो, घट जाएगी। बोलो, आ रहा है बेटा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 75 ग्राम जल में, यानी तापमान क्या है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 ग्राम जल लिया और 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोल रहे हैं। कितना घोल रहे हैं, 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोल रहे हैं। अब कह रहा है इस ताप पर जल में पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात कीजिए। तो भैया विलेयता निकालना है तो आपको पता है कि कितने ग्राम जल में कितना घुल रहा है। देखो 75 ग्राम जल में 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोला जा रहा है। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताई है बेटा, विलेयता की डेफिनेशन क्या है, 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम, 100 ग्राम विलायक में कोई विलेय घुल रहा और एक संतृप्त विलयन बनाए, अर्थात 100 ग्राम में उतना विलेय डाल रहे हैं कि वो घुल जाए और घुलना बंद हो जाए, तो वही मात्रा क्या कहलाती है, घुलने की, सॉल्युबिलिटी। यस, आ रहा बेटा। तो इसमें वही कंडीशन है कि 75 ग्राम में कितना घुल रहा है, 24 ग्राम। 24 ग्राम के आगे नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा विलयन बनाता है, ये बनाता है बेटा संतृप्त विलयन। यस, दिख रहा है कैसा विलयन बनाता है, संतृप्त विलयन बनाता है। तो 100 ग्राम में हमको बनाना है, अभी 75 ग्राम में हम इसको बना रहे हैं। 100 ग्राम में बनाएंगे तो 24/75 × 100 काट पीट लेंगे तो ये 32 आंसर होगा। यानी कि हम 75 ग्राम में अगर इतना घुलता है तो 100 ग्राम में कितना घोल पाओगे, 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोल पाओगे। फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसके भी आपको क्वेश्चन हम देंगे।
और आपको कॉपी पे ड्रा करना है, लिखना है, करना है, कैलकुलेशन करनी है। जो क्वेश्चन ना है, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। ओके बेटा, कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी प्रॉब्लम्स जो भी स्वयं की आपकी होंगी, ना कर पा रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। यस बेटा, फिर से समझते हैं कि एक निश्चित तापमान है, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर हमने ऊपर बताया भी है निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में घुलकर जो संतृप्त विलयन बनाता है, विलेय घुल रहा है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 75 ग्राम जल में अधिकतम 24 ग्राम KNO3 घुला है। इतना ही घुल रहा है, कितने ग्राम में? 75 में। घोलना कितने में? 100 में। तो 75 ग्राम जल में घुलता है बराबर 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। इसलिए 1 में घुलेगा, इस स्टेप को बढ़ाया जा सकता है। 1 में घुलेगा बराबर 24/75, 100 में घुलेगा बराबर 24/75 × 100। कैलकुलेशन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से कि यूरिया के संतृप्त विलयन का द्रव्यमान इतना ग्राम है, शुष्कता के कारण विलयन वाष्पीकृत हो जाता है तथा शेष 3.2 ग्राम अवशेष बचता है। तो इस ताप पर जल में यूरिया की विलेयता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल वही करते हैं, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 30.7 ग्राम। यूरिया का द्रव्यमान कितना है? 3.2 ग्राम। ये सब दिया हुआ है। तो जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भैया? विलेयता से यानी कुल विलयन के द्रव्यमान से अगर हम यूरिया को यानी विलेय को निकाल लेंगे तो अपने आप पता चलेगा कितना जल बचा। तो जल का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुल विलयन में से जो विलेय घुल रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। कितना हुआ? 27.5 ग्राम। अब 27.5 ग्राम में जल में क्या घुल रहा है? 3.2 ग्राम यूरिया, और ये दोनों घुल करके क्या बना रहा है? 30.7 ग्राम विलयन बना रहा। अब बात करते हैं 100 ग्राम में घोल रहे हैं, तो 1 ग्राम में घोलेगा बराबर 3.2/27.5। इसलिए 100 ग्राम में घोलेंगे इंटू 100 कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ गया। बोलो आ गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और इन चीज़ों के बाद अगला जो है वीडियो आपके सामने फिर बनाया जाएगा, जो कि सस्पेंशन से बात की जाएगी। तो इससे पिछले जितने न्यूमेरिकल कराए SW दिया गया उसको आप लोग होमवर्क में कीजिए, और करने के बाद में इसे पुनः अवलोकन कीजिए, बार बार देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन में या इस स्थिति में कोविड-19 की वजह से जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, हम सभी मिल करके इसका समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।